Hi बच्चों, a very warm welcome to today's session. I hope you guys are doing absolutely fine and amazingly well. सत श्री अकाल, नमस्कार, बॉन्जोर, आदाब। शुरू करते हैं आज का सेशन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन वन शॉट। यार ये होना एक हिस्से में था, वन शॉट का तो मतलब ही यही है, लेकिन हमें पार्ट 2 में डिवाइड करना पड़ रहा है बिकॉज द फर्स्ट सेशन वेंट क्वाइट लॉन्ग एंड आई डिडंट वांट टू बर्डन यू गाइज। बट ये सेशन आपके पहले सेशन के ठीक 2 घंटे बाद आएगा, तो सेम डे ही आप पूरा वन शॉट कर सकते हो। यू डोंट हैव टू वरी। So let's get started with me, Ankana, your social science expert at Imbibe, और हम करने वाले हैं हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन वन शॉट एज आई टोल्ड यू। अब यहाँ आप देख सकते हो कि ये टॉपिक्स है जो हमें पूरे करने थे, है ना। हमें बेसिकली पूरा चैप्टर ही पूरा करना था वैसे तो टेक्निकली, लेकिन अब ऐसा हुआ है कि हमने इनमें से कुछ हिस्सा पूरा कर लिया है, बाकी हम अभी कर रहे हैं इस वाले सेशन में। तो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है, फ्रेंच सोसाइटी जो लेट 18th सेंचुरी में बनती है, कैसी दिखती है, आपका पॉलिटिकल क्या सिनेरियो है, सोशल क्या है, इकोनॉमिकल क्या है, कैसे रिवॉल्यूशन शुरू होता है, क्या रीजंस है रिवॉल्यूशन के पीछे, ये सब कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। फिर आता है आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने देखा था द वाई बिहाइंड इट अलॉन्ग विद द डिफरेंट रीजंस, है ना। मतलब बेसिकली वो क्या अलग अलग रीजंस थे जो वाई को डिफाइन करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए। तो हमने देखा था कि कुछ पॉलिटिकल रीजंस थे, कुछ सोशल रीजंस थे, कुछ इकोनॉमिकल रीजंस थे, कुछ इंटेलेक्चुअल रीजंस थे। देन देयर वाज द इमीडिएट रीजन ऑफ सबसिस्टेंस क्राइसिस। तो यहाँ तक हमने बात कर ली है। दिस इज द टॉपिक विच इज ऑन गोइंग। इसको मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर दूंगी आपके लिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि अबॉलिशन ऑफ मोनार्की और राइज ऑफ फ्रेंच रिपब्लिक क्या है एग्जैक्टली। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। ये हाफ हमने कर लिया है पूरा, मतलब पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम यहाँ से शुरू करेंगे। हम पढ़ेंगे वुमेन रिवॉल्यूशन इन फ्रांस ऑल्सो, हम पढ़ेंगे अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस एज वेल एंड एवरीडे लाइफ आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये सारे टॉपिक्स हम आज अभी इसमें पूरे करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, चलो। जैकबिन क्लब से शुरू करना है यार। तो जैकबिन क्लब से शुरू करने के पहले थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि इसके पहले हमने क्या क्या, सॉरी 1 सेकेंड, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमने बात की है अबॉलिशन ऑफ मोनार्की एंड फ्रांस बिकमिंग रिपब्लिक बिफोर दिस। इसके पहले हमने ये डिस्कस किया है कि फ्रांस कैसे रिपब्लिक बन गया है। तो यहीं पे हमें ये समझना है आपके लिए बहुत सिंपल शब्दों में कि यहाँ तक क्या हुआ है फ्रांस के साथ। तो यार 1789 में कुछ अलग अलग चीज़ें हुई, जैसे कि स्टेट जनरल की असेंबली बुलाई गई थी। आपको याद होगा स्टेट जनरल की असेंबली क्यों बुलाई गई थी? इंक्रीज करने के लिए टैक्स, क्योंकि यही सिस्टम था। 5 मई को बुलाया गया था, है ना। 5 मई को स्टेट जनरल की असेंबली बुलाई गई थी टैक्सेस इंक्रीज करने के लिए। क्योंकि क्या सिस्टम था यहाँ पे, ओल्ड रेजिम के हिसाब से सिस्टम ये था कि अगर राजा को टैक्स बढ़ाना है तो उसे सबकी परमिशन लेनी होगी, तीनों स्टेट्स की। तो उसने बुलाया, जो कि आखिरी मीटिंग वैसे तो 1614 में की गई थी, इतने पहले, लेकिन फिर भी दोबारा यहाँ पे बुला लिया जाता है इनको कि भैया आ जाओ, हमें बता दो हम टैक्स बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें थर्ड स्टेट कहता है कि हर एक बंदे को एक वोट दो, क्योंकि ये लोग इसके पहले हर एक स्टेट को एक वोट देते थे। तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट तो मान ही जाएंगे वोट दे करके कि भैया टैक्स बढ़ा दो, क्योंकि टैक्स देने वाला तो सिर्फ थर्ड स्टेट है। ये बात नहीं मानी जाती है, तो यहाँ से क्या होता है, थर्ड स्टेट जो है स्टॉर्म आउट कर देता है, गुस्से में निकल जाता है। और गुस्से में निकल कर कब मिलता है? 20th जून ऑफ सेम ईयर को जाकर मिलता है एक इंडोर टेनिस कोर्ट में और बनाता है एक नेशनल असेंबली। बेसिकली ये मिलते हैं और कहते हैं कि ये राजा बहुत ज़्यादा घमंड में आ गया है, इसके पास बहुत पावर्स आ गई हैं, इस पावर को कम करना होगा, हम पूरी फ्रांस की आवाज़ हैं, ऐसा ये मान लेते हैं। और ये मोस्टली कौन से लोग हैं बच्चे? ये रिच क्लास हैं ऑफ द थर्ड स्टेट।
रिच पीपल, द रिच क्राउड। थर्ड स्टेट के भी ये रिच पीपल हैं, ये अपने आप को मान लेते हैं कि हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपना नाम नेशनल असेंबली लिख देते हैं, मतलब डिक्लेयर कर देते हैं। और अब ये क्या करने लग रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लग रहे हैं। राजा को ये सबको अभी ये सब उतना पता भी नहीं है, ये इनका अपना चल रहा है। अब वाइल ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, पूरे फ्रांस में, पेरिस में 14 जुलाई को बैस्टाइल फोर्ट्रेस को स्टॉर्म कर दिया जा रहा है। गांव में भी जो मैनर और शिटूज हैं, ठीक है, जो बंगलोज हैं आपके लैंडलॉर्ड्स के, उसको फार्मर्स अटैक कर दे रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा क्या चल रहा था, बहुत ज़्यादा इन सारे दौरान जब ये काम चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, पूरे देश में चल रहा था बहुत एक्सट्रीम टर्मोइल, उथल पुथल, बिल्कुल हर जगह लड़ाई झगड़ा व्हाटएवर, लोग अटैक कर रहे थे, लोग अब भड़क रहे थे। तो राजा को यहाँ पे समझ आता है कि ये ऐसे नहीं चलेगा, मुझे गिव अप करना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं कि 4 अगस्त को ऑफ द सेम ईयर, है ना, 4 अगस्त को 1789 के राजा कहते हैं कि नेशनल असेंबली को मैं मान रहा हूँ, नेशनल असेंबली जो कहेगी मैं करूँगा, और इससे जो प्रिविलेजेस है क्लर्जी वगैरह के वो सब हटा दिए जाते हैं। और ऐसे करके फ्रांस जो है वो मोनार्की से रिपब्लिक बनता है, पूरा पूरा रिपब्लिक, डेमोक्रेसी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अभी पूरा हुआ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा रेडी हुआ नहीं है, 2 साल लगेंगे। तो 1791 में जा करके ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरा रेडी होता है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले और नेशनल असेंबली के लोगों की होती है इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे होती है, अब क्या करता है ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरे सोसाइटी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, एक्टिव और पैसिव। पैसिव कौन है, नॉन प्रॉपर्टीड मेन प्लस वुमेन, ये है प्रॉपर्टीड मेन, जो कम से कम 3 दिन से ज्यादा के वेजेस के बराबर टैक्स भर रहे हैं। ये लोग मिलकर के अब एक नया ग्रुप को वोट करते हैं जो इलेक्टर्स बनते हैं। तो ये पहले इलेक्टर्स को वोट कर रहे हैं, ये एक्टिव सिटीजन्स। अब ये रिचेस्ट लोग थे, ठीक है, अब ये चुनते हैं कि नेशनल असेंबली का हिस्सेदार कौन बनेगा। पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, थोड़े से पावर्स राजा को दिए जाते हैं, थोड़े ये लोग रखते हैं, ऐसे करके पूरा सिस्टम डिज़ाइन होता है। राजा उस वक्त मान तो जाता है, लेकिन एक सीक्रेट नेगोशिएशन में ऑस्ट्रिया और प्रशिया के साथ घुस जाता है कि मेरी मदद करो, मेरी अपने ट्रूप्स मुझे दे दो, क्योंकि मेरे ट्रूप्स तो नेशनल असेंबली ले गई है, नेशनल असेंबली के पास अब आर्मी है, मेरी मदद करो, नहीं तो तुम्हारे लोग भी फ्रांस को देख करके ऐसे ही भड़क उठेंगे, ऐसे ही प्रोटेस्ट करेंगे, ऐसे ही सड़कों पे आ जाएंगे, फिर तुम क्या करोगे, तुम्हारे भी मोनार्की को खतरा हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनेगी। वो लोग भी घबरा जाते हैं, वो लोग कहते हैं हाँ हाँ यार चलो उसको सपोर्ट करते हैं। पर उनको पता नहीं था एग्जैक्टली कि नेशनल असेंबली पहले ही प्लान करी ऑस्ट्रिया और प्रशिया पे एरिस्टोक्रेसी के अगेंस्ट लड़ाई करने की। सारे लोग बहुत खुश होकर उसमें घुस भी जाते हैं। मर्सिले जो गाना गाते हुए जाते हैं, रॉजर द लाइल के द्वारा लिखी गई, जो अब नेशनल एंथम भी है फ्रांस की। तो ये लड़ाई होती है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे देखना ये है कि जो लड़ाई चल रही थी उसमें ऑस्ट्रिया प्रशिया समझ जाता है कि नहीं हो पाएगा। राजा बेचारा चुपचाप बैठा हुआ है, जो उसने मदद की गुहार और उम्मीद लगाई थी वो पूरी नहीं हो पाती है। नाउ द थिंग व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज कि व्हाइल ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग, कुछ पॉलिटिकल क्लब्स वगैरह अभी भी बन रहे थे। और इन क्लब्स का पिक्चर आपको मैं थोड़ा दे दूं। हमें ये समझना है कि हालांकि रिपब्लिक स्टेटस मिल गया है फ्रांस को सारे लोगों ने, लेकिन वोटिंग राइट्स नहीं गेन की हैं। अगर औरतों को हटा भी देते हैं, क्योंकि औरतों को वो इक्वल दर्जा अभी दिया ही नहीं जाता, उनको कंसिडर किया ही नहीं जाता है, वो बेचारी लड़ रही हैं और बाकी की सोसाइटी उनको उस तरीके से देखती नहीं है, ठीक है। बट एनीवेज, इवन इफ यू रिमूव द वुमेन फ्रॉम द पिक्चर, what we have to understand is that even all the men did not get it right. There were men who were still considered as non-propertied and hence passive. यानी कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप 25 साल से कम उम्र की हो, चलो 25 साल से कम फिर भी समझ आता है कि बड़ा नहीं माना जा रहा है आपको दिमाग से मेंटली कि आप इलेक्ट करो, ठीक है, तो वो अडल्ट फ्रेंचाइज बनाने की कोशिश करो, ठीक है। और ये पैसों का सिनेरियो यहाँ पे कहाँ से आ गया, पैसों की बात कहाँ से आ गई, लेकिन ये ऐसा ही करते हैं। तो अब ऐसे अभी कई सारे क्लब्स चल रहे होते हैं जहाँ पे यही बात होती है
कि आपका जो है so there were still a lot of clubs existing even now which was fighting for equality. तो इनके हिसाब से अभी भी जो है रिवोल्यूशन वो चल रहा होता है, रिवोल्यूशन वाज स्टिल ऑन गोइंग, ठीक है। ऐसे कई सारे क्लब्स थे पर उनमें से सबसे फेमस कौन सा था? उनमें से सबसे फेमस था जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब में ज़्यादातर कम पैसे वाले नॉन प्रॉपर्टीड नॉन प्रॉस्पर मैन रहते थे, यानी कि जिन्हें वोटिंग राइट्स मिलनी चाहिए थी पर मिली नहीं थी, ठीक है। तो मेंबर्स में आप ज़्यादातर देखोगे शॉपकीपर्स हैं, आर्टिशन, सर्वेंट्स, डेली वेज वर्कर्स, यानी कि लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी में जो थोड़े कम कम पैसे वाले लोग थे वो सारे लोग। इसके लीडर थे मैक्समिलियन रोबेस्पियर। इस नाम को याद रखना ज़रूरी है, आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर, ये वन शॉट है तो I'm एक्सपेक्टिंग, ठीक है, आगे भी चल के बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा। मैक्समिलियन रोबेस्पियर इज़ द वन हु स्टार्ट्स द रीन ऑफ टेरर, ये आने वाले समझ लो रूलर हैं। तो अब क्या है जैकोबिन क्लब का? जैकोबिन क्लब बिल्कुल ही नफरत करती थी एलीट सेगमेंट से, ऐसा समझ सकते हैं हम, और उनको बिल्कुल नहीं चाहिए था कि किसी भी तरीके से वो उनकी लाइफ में प्रेजेंट रहे। इसीलिए वो स्टैंड आउट करना चाहते थे सोसाइटी में, अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाना चाहते थे सोसाइटी में, तो कपड़े भी बहुत अलग पहनते थे। तो पहले जो एलीट आपके लोग थे उनका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट था ड्रेस करने का, कॉर्सेट, शर्ट्स, विग्स, ब्रीचेस, क्या पहना करते थे? नी ब्रीचेस। तो ऐसे बूट्स पहनते थे जो आपके नीज तक आते थे, वहाँ से फिर बलून वाले ट्राउजर्स हुआ करते थे, ऐसे बलून जैसे ट्राउजर्स थे, ऐसे बलून ट्राउजर्स हुआ करते थे, और यहाँ तक फिर आपके बूट्स हुआ करते थे ऐसे करके। ये नी ब्रीचेस हैं और ये बलून वाला ट्राउजर है, और फिर ऊपर एक शर्ट एंड कॉर्सेट जैसा, फिर देन द विग। So there was a particular way in which the elites used to dress. That was their identification. For that matter, a lot of people, other people in the society also used to try to copy them, to feel accommodated, to be a part of the society. But these people were very clear कि हमको इनके जैसा रहना ही नहीं है, हमको इनके जैसे कपड़े नहीं पहनने. We don't want to look anything like that. So they stopped completely wearing the knee breeches. ये तो इन्होंने छोड़ ही दिया, इन्होंने कहा हमको पहनना ही नहीं है। उसके अलावा ट्राउजर्स भी ना ये लंबे लंबे स्ट्राइप्ड पहनने लगे, ठीक है, ताकि वो अपने आप को नोबल्स से साफ साफ अलग दिखा सके, दिखे कि हाँ ये अलग है। तो जैसे डॉक वर्कर्स, फिशरमैन अपने ट्राउजर्स पहनते हैं लंबे लाइंस वाली, वैसे लंबे लाइंस वाली ट्राउजर्स ये पहनने लगे। और इनका नाम एक और रखा गया सनक्लिटर्स, विच लिटरली, जिसका एग्जैक्ट मतलब था बिना नी ब्रीचेस वाले लोग। तो दे वर ऑल्सो नोन एज सनक्लिटर्स। इसी के साथ साथ आप देख सकते हो कि ये एक रेड कैप भी पहनते थे। ये रेड कैप सिंबल था लिबर्टी का, स्लेवरी से आज़ादी का सिंबल था। तो ये लॉन्ग ट्राउजर्स और ये कैप जो है यही सिंबल था। बट आयरॉनिकली एनफ ये कैप मर्दों को पहनना क्लब में अलाउड था, औरतों को पहनना अलाउड नहीं था। Women were not supposed to wear these red caps as a symbol of freedom from slavery. तो ये जैकोबिन क्लब की बात हो गई। अब वापस आते हैं, तो लास्ट हमने कहानी कहाँ छोड़ी थी कि भैया राजा नेगोशिएशन में घुसता है, लेकिन ऑस्ट्रिया प्रशिया के अगेंस्ट नेशनल असेंबली अपने आप लड़ाई एक अनाउंस कर देती है। अब जैकोबिन क्लब वाले लोग अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ अदर पॉलिटिकल क्लब्स यही सोच रहे हैं कि हमारा रेवोल्यूशन तो चलता रहना चाहिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए? आज़ादी, है ना। लेकिन क्या नहीं मिल रहा है? इक्वालिटी। तो इक्वालिटी के लिए हम रेवोल्यूशन करते रहेंगे। अब इस वक्त ये करते हैं कुछ धमाकेदार, इनको थोड़ा समझ सबको आ जाता है कि लुई 16 ने ट्रीजन किया है ना। ही हैज़ ट्राइड टू गेट इन विथ ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया। अपने ही देश पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है ये आदमी, फिर से हमारे साथ ही धोखाधड़ी कर रहा है, अपने आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को माना है और उसको ही धोखा देने की कोशिश कर रहा है। ये कहीं से भी कुछ भी फेयर नहीं है, तो बहुत गलत है, कुछ भी सही नहीं है। तो यहाँ पे राजा को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और जब तक ये राजा रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रहेगी, यही सेटअप रहेगा। ना राजा जाएगा, ना मोनार्की जाएगी, ना लोगों को इक्वालिटी मिलेगी, मर्दों में भी इक्वालिटी नहीं आएगी। तो राजा को हटाना ज़रूरी है। तो 1792 में ये एक इंसरेक्शन प्लान करते हैं, एक अपराइजिंग प्लान करते हैं।
है ना। ये कहते हैं कि भैया हो गया बहुत, अब होगी क्रांति। क्रांति कैसे प्लान करते हैं ये घुस जाते हैं उस महल में जहां राजा रहता है, पैलेस ऑफ ट्यूलरीज। अगस्त 10 की बात है ये, ठीक है, अगस्त 10 की बात है। ये सारे लोग घुस जाते हैं और राजा वहां पे है। राजा अब ऑब्वियसली ऐसा तो होगा नहीं कि राजा के पास कोई किंग, कोई आर्मी नहीं होगी, वो घुस जाते हैं और गार्ड्स को कर देते हैं मैसेकर। सारे गार्ड्स को मार वार करके राजा को बना लेते हैं हॉस्टेज। आप देख रहे हो इनकी हिम्मत, जो किंग है उसको ही यहाँ पे इन्होंने बना लिया हॉस्टेज। हॉस्टेज बना लेते हैं ये अपने किंग को। अब किंग और क्वीन दोनों को इन्होंने कर लिया किडनैप। अब क्या होता है कि अब किडनैप कर लिया है तो लाकर कहीं तो प्रेजेंट करेंगे ना, अपने कब्जे में तो नहीं रख लेंगे, कोई पूछेगा ही कि भैया क्या किया, क्या करना है। तो उनको कोर्ट के हवाले कर देते हैं, असेंबली के हवाले कर देते हैं और बोलते हैं भैया देखो ये तो गलत कर रहे हैं लोग। इन्वेस्टिगेशन होती है तो असेंबली भी रियलाइज़ करती है कि राजा ने क्या किया था। तो अब वो कहते हैं कि पूरी रॉयल फैमिली जो है वो जाएगी जेल। क्यों जाएगी जेल? भैया तुमने धोखा किया है, अपने देश के साथ धोखा किया, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। पूरे असेंबली को वोट किया जाता है, पूरी असेंबली वोट करती है कि पूरी रॉयल फैमिली विल बी इम्प्रिजन। इलेक्शंस अब दोबारा होते हैं। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी बात समझनी है हमें कि यहाँ पे सिस्टम क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का था, है ना। किस चीज़ का था? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का। नाउ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। मोनार्की मतलब राजा, यानी कि द किंग हैज़ टू बी अ वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस होल सिस्टम। अगर अब राजा यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी लिखा हो, ये पूरा सेटअप वॉइड हो जाता है। और एग्जैक्टली यही हुआ, राजा ही नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं है। अब क्या होगा? फ्रेश इलेक्शंस होंगी और अब लोगों के बीच से ही रूलर भी आएगा। कोई राजा, कोई डायनेस्टी, कुछ भी नहीं होगा। तो अब यहाँ पे क्योंकि जैकोबिन क्लब पहले ही अपनी ताकत दिखा चुका है, नेशनल असेंबली भी ज़्यादा कुछ नहीं बोल पा रही है और बहुत सपोर्टर्स है जैकोबिन क्लब। तो जितने भी अब ये फ्रेश इलेक्शंस होने वाले हैं, अब यहाँ पे क्या होगा? मेन अडल्ट फ्रैंचाइज, यानी कि वोटिंग राइट्स मिलेंगी हर एक अडल्ट को, लेकिन मेन अडल्ट को, सारे अडल्ट मर्दों को। सैडली एनफ औरतों को फिर से जैकोबिन क्लब ने इतनी इक्वालिटी की बात की पर कंसिडर नहीं किया वोटिंग राइट्स के लिए। गुड न्यूज़ वाज कि प्रॉपर्टी के बेसिस पे या पैसों के बेसिस पे वोटिंग राइट्स नहीं मिल रही थी। हर एक इंसान, ऑल द मेन हु वर अबव द एज ऑफ 21, यानी कि हर एक अडल्ट मैन को वोटिंग राइट्स मिल जाती है, चाहे उसके पास पैसे हैं या नहीं है। दे कुड नाउ वोट एंड दे वोटेड। एंड हु वुड दे वोट फॉर? तो अब वो वोट करते हैं जैकोबिन क्लब के लीडर के लिए और ऐसे बन जाते हैं मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर नए रूलर। राजा नहीं, रूलर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है? फुल रिपब्लिक गवर्नमेंट बनी है। डेमोक्रेसी नहीं कह सकते क्योंकि हर एक बंदे के पास इक्वल वोटिंग राइट्स नहीं है एज एन अडल्ट, लेकिन रिपब्लिक ज़रूर है। थोड़ी सी डेमोक्रेसी की भी एलिमेंट यहाँ हमें नज़र आ रही है। अब ये जो नया इलेक्शन हुआ और जो नई असेंबली बनी, इस नई असेंबली का नाम रखाया कन्वेंशन। क्या नाम रखाया? कन्वेंशन। तो आप जब देखोगे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर की सरकार को, उसका नाम क्या कहलाएगा? कन्वेंशन। तो कहीं पे अगर आपने द कन्वेंशन पढ़ा एज अ गवर्नमेंट नेम तो आपको ये कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि यार ये कन्वेंशन का मतलब क्या है? कन्वेंशन इज द गवर्नमेंट ऑफ मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। तो अब सितंबर 10 को इन्होंने ये सब कर लिया, राजा वाजा को वो कर दिया, इम्प्रिजन करा दिया। 21 सितंबर 1792 को कंप्लीटली मोनार्की हटा के फ्रांस पूरी तरीके से बन जाता है रिपब्लिक। लुई 16 को क्या किया जाता है? ट्रायल किया जाता है और डेथ का सेंटेंस दे दिया जाता है कि एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। इन्होंने धोखाधड़ी, ट्रीजन, गद्दारी की है अपने देश के साथ।
इस गद्दारी के लिए इन्हें सजा मिलेगी, इनको एग्जीक्यूट कर दो। पब्लिकली इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है जनवरी 21, 1793 में। ठीक है, कहाँ पे? प्लेस डे ला कॉन्कॉर्ड पब्लिकली। और उसी के कुछ दिन बाद क्वीन मैरी एंटोनेट, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ, बोथ द किंग एंड क्वीन वर एग्जीक्यूटेड। ठीक है जी, चलो तो अब जो है ये आपका क्वेश्चन है, व्हाट डिड द सैंड-किलेटर्स लिटरली मीन विदाउट नी ब्रीचेस, विदाउट कैप और विदाउट पावर? तो आपको पता ही होगा पिछले सेशन के बाद से कि मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। सेशन के कुछ देर बाद कमेंट के फॉर्म में पिन्ड होंगे ये सारे आंसर्स आपके लिए। ठीक है, अगले दिन चेक करना बेटर होगा, आज सेशन देख रहे हो तो कल चेक कर लेना। ठीक है, चलो अब ये मैक्समिलियन रूबिस्पियर बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर निकलता है। तो वैसे तो बहुत इक्वालिटी की बात होती है, सारी चीज़ें होती हैं, सब कुछ होता है। जैसे ही ये राजा बनता है, मतलब जैसे ही रूलर बनता है, एकदम से रंग ढंग बदल जाते हैं, क्योंकि एकदम फैनेटिक रूलर निकलता है ये। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये एक्सट्रीम कंट्रोल और डिसिप्लिन में बिलीव करने वाला इंसान है। इसको लगता है कि यार सब मेरे कंट्रोल में रहना चाहिए, कुछ भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, नथिंग शुड गो हेवायर, व्हाट आई वांट इज व्हाट आई वांट एंड द वे आई वांट इट। And he doesn't want anyone to criticize him. He doesn't want anything to go out of his control. तो सबको पकड़ के रखने की चाह है। तो ऐसे लोग तो बहुत कंट्रोल फ्रीक बन जाते हैं। जब आप कंट्रोल फ्रीक बन जाते हो तो आप लोगों को डराने लगते हो, धमकाने लगते हो, अपने मतलब को निकालने के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो खौफ का माहौल बन जाता है। और ऐसा ही बिल्कुल मैक्सिमिलियन रूबिस्पियर ने भी किया। तो जो रूलिंग टाइम है मैक्सिमिलियन रूबिस्पियर का, बेसिकली 1972, बिगिनिंग ऑफ 1973 से 1793 से 1794, इसको रीन ऑफ टेरर की तरह जाना जाता है। सो मैक्सिमिलियन रूबिस्पियर इतना सीवियर कंट्रोल लगाता है, इतना पनिशमेंट देता है लोगों को, इवन टू हिज ओन पीपल हु वर हिज सपोर्टर्स, पीपल हु वर जैकोबियन क्लब मेंबर्स, इवन देम, कि इस पीरियड को रीन ऑफ टेरर की तरह जाना जाता है। चाहे वो दुश्मन हो, ठीक है, अब उनको लगता है, उनके दिमाग में सिंपल सा फंडा बना हुआ है कि यार ऐसा है कि जो भी नोबल्स हैं, जो भी क्लर्जी है, फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट, ये तो दुश्मन है रिपब्लिक के, ये तो दुश्मन है प्रिविलेजेस जिनको नहीं चाहिए, इक्वालिटी के, इनको तो खत्म ही कर दो सोसाइटी से, इनको रख के फायदा ही नहीं है। तो उनको एग्जीक्यूट करने शुरू कर देता है, अरेस्ट करना शुरू कर देता है, जेल में डाल देता है। एक रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल बनाई इसने, एक फोरम बनाया, उनको बोला कि आप इंस्पेक्ट करो इन लोगों को, और थोड़ा सा भी शक हुआ, कुछ भी हुआ, सीधा जेल में डाला, एग्जीक्यूट कर दिया, वरना प्रिजन कर दिया। ऐसे ही करते थे। इनफैक्ट अपने ओन पार्टी मेंबर्स जो अगर किसी चीज़ पे अग्री नहीं करे, भैया हो सकता है कि वैसे मैं बहुत लिबरल हूँ, बट मेरा किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में एक ऐसा ओपिनियन है जिससे आप अग्री ना करो, आप अदरवाइज मेरे पार्टी में हो, मेरे टीम मेंबर हो, मैं तुम्हें एग्जीक्यूट थोड़ी कर दूंगी। आई विल लिसन टू योर फीडबैक, आई मे नॉट अग्री विथ इट, हो सकता है मैं ना मानूं। पर रूबिस्पियर को ऐसा कुछ नहीं था, तुमने मेरे अगेंस्ट बोला, मेरी तुम्हारे ख्यालात मैच नहीं करेंगे, तुम जेल में और ख़त्म। तो आपको जेल में डाला, कोर्ट से एक जांच पड़ताल ट्रायल कराया, और अगर सही निकल गया तो उस इंडिविजुअल को एग्जीक्यूट कर दिया जाता था गिलेटिन में। गिलेटिन एक डॉक्टर गिलेटिन के द्वारा बनाई गई मशीन थी, 2 वुडन ब्लॉक्स और एक ब्लेड होता था, सर रखा और ब्लेड गिरा के खत्म। उसके बाद इतना ही नहीं, कुछ लॉज बनाए रोबिस्पियर ने इन द नेम ऑफ इक्वालिटी, कि हमें जो है इक्वालिटी जनरेट करनी है, हम इक्वालिटी जनरेट करना चाहते हैं, इसीलिए ये कुछ लॉज है जो हम बना रहे हैं, सब बराबरी में डील होंगे। तो उन्होंने मैक्सिमम सीलिंग लगा दिया, यानी कि तुम कुछ भी ग्रो करो, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट जो जैसी रही हो, एप्पल 100 रुपए से ज़्यादा कोई नहीं बेचेगा, क्योंकि कोई 200 रुपए का बेच के ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। तो वहीं पे जहाँ पे कोई 80 रुपए बेच रहा है उसको कम प्रॉफिट मिल रहा है, तो इन दोनों के बीच में गैप बन जाएगा, तो इक्वालिटी लानी है, तो एक लाइन बना दिया। अब यार यहाँ पे पंगा क्या है कि मान लो मेरे को 50 रुपए लगे थे एप्पल ग्रो करने में, मैंने 80 रुपए बेचे तो भी मेरे को 30 रुपए का प्रॉफिट मिला, पर किसी को किसी प्रॉब्लम की वजह से क्रॉप फेलियर हो सकता है, बैक्टीरिया लग गए, मतलब पेस्ट्स लग गए हो, कीड़े मकोड़े लग गए हो,
तो उसको हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही 100 रुपये आ गया हो, तो उसके लिए 120 रुपये 150 रुपया बेचना में एक सेंस करता है प्रॉफिट निकालने के लिए। तुमने बोल दिया कि नहीं यार 100 रुपये से ऊपर कोई नहीं बेचेगा, तो वो बेचारा जिसका 100 रुपया लग गया है या 120 10 रुपये लग गए ग्रो करने में, वो क्या करेगा। पर इनकी कोई सुनवाई नहीं थी। इससे ज़्यादा कोई किसी को पैसे नहीं देगा और इससे ज़्यादा कोई प्राइस किसी चीज़ की नहीं लेगा, ऐसा मैक्सिमम वेजेस की सीलिंग लगा दी। मीट ब्रेड सबको राशन कर दिया, सरकार बेचेगी इतने में बेचेगी, पैसे फिक्स कर दो। पेजेंट्स को फोर्स करते थे कि गांव में कुछ नहीं बिकेगा, ये शहर है, यहाँ मार्केट है, यहाँ आकर बेचो। अब वो गरीब लोग उतना सारा सामान लेके मार्केट आते थे शहर में बेचने के लिए। साथ ही साथ ऐसा है कि ब्रेड स्टेपल फूड है फ्रांस का। अब क्या है कि हम आटा चावल हमारा स्टेपल फूड है, फ्लावर वीट एंड राइस, तो हम रोटी और चावल जो खाते हैं। अब देखो क्या होता है, देर आर पीपल हु आर वेरी रिच who would eat organic certain kind of rice, तो वो 700 रुपये किलो का भी चावल खा सकते हैं। कुछ लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा महंगा चावल खाना। कुछ लोग हैं जो अफोर्ड करते हैं कि यार एक बेसिक अच्छा चावल हो, हेल्दी हो, टेस्ट अच्छा हो, राइस अच्छी हो, तो 100 रुपीज़ 80 रुपीज़ kg राइस खरीदा। देन देर आर पीपल हु आर स्ट्रगलिंग विथ लाइफ, जिनकी ज़िंदगी में मुश्किलें हैं, वो हो सकता है 15 रुपये 20 रुपये 25 रुपये से ज़्यादा का चावल नहीं खरीद सकते। कुछ लोग राशन शॉप से खरीदते, सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने चावल खरीदते, अलग अलग वेराइटीज़ आती हैं। अब वैसे ही वहाँ पे स्टेपल फूड जो है ब्रेड है, ब्रेड अलग अलग फ्लावर का बनता था, कोई महंगा कोई सस्ता। जो एलीट्स थे वो महंगा फ्लावर वाला ब्रेड खाया करते थे अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, वाइट फ्लावर, बाकी सस्ता वाला खाते थे। इसने कहा बंद, अब यहाँ पे इक्वालिटी ब्रेड चलेगी, होल व्हीट होगा वो, कोई वाइट फ्लावर कोई मैदा वैदा नहीं, सब होल व्हीट के ब्रेड खाएंगे, क्वालिटी ब्रेड खाएंगे, तुम अमीर हो गरीब हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। इक्वालिटी जो है वो एड्रेस में, ट्रेडिशन में, सब चीज़ में देखने जाने लग गया। भाई फ्रांस बहुत सुंदर सी जगह है, फ्रेंच बड़ा सुंदर सा लैंग्वेज है। आप देखोगे तो लोग कैसे बात करते हैं, मैडम मोनशोर, अभी भी वैसे ही बात किया करते थे। इन्होंने कहा नहीं, ये मैडम और सर क्या है, सिटीजन की तरह एक दूसरे को फेलो सिटीजन की तरह एड्रेस करो, सिटोयन एंड सिटोयनी। चर्चेस बंद कर दिया। आप देखो ये रिलीजियस फीलिंग्स कभी नहीं हर्ट करनी चाहिए। चर्चेस बंद किया, उनको आर्मी के बैरक्स में चेंज कर दिया। करते करते अब लोगों के सर से पानी गुजर गया। एक दिन लोगों ने इनको ही पकड़ा, अरेस्ट किया, डाला और उसी गिलेटिन मशीन पे गिलेटिन कर दिया। इतने हार्श पॉलिसीज थे कि लोग नहीं बर्दाश्त कर पाए। जुलाई में इसको खुद कन्विक्ट कर दिया और उसके बाद गिलेटिन पे भेज दिया अगले ही दिन। अब जब गिलेटिन पे भेजा तो फिर से नई सरकार चाहिए, फिर से कोई चाहिए रूल करने के लिए। तो देखो क्या हुआ है, मोनार्की, मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से कन्वेंशन, अब कन्वेंशन भी खत्म, अब आएगी डायरेक्टरी, डायरेक्टरी रूल आएगा। ठीक है, तो अब डायरेक्टरी रूल आता है। डायरेक्टरी रूल का क्या सिस्टम है वो समझना है और क्यों है क्या है। अब फिर से नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया जिसने वापस वही सिस्टम कर दिया कि भैया नहीं, ये नॉन प्रॉपर्टीड मैन को हमको वोटिंग राइट्स नहीं देनी है। आप अगर 3 दिन के कम से कम बराबर टैक्स भरते हो वेजेस के, तो आप प्रॉपर्टीड मैन हो और आपको हम वोटिंग राइट्स देंगे। ठीक है, अब क्या होता है, इनके दिमाग में एक चीज क्लियर हो जाती है कि कंसोलिडेशन ऑफ पावर एक सेंटर में नहीं करना है। यानी कि क्या हुआ था, मैक्समिलियन रोबेस्पियर के केस में मैक्समिलियन रोबेस्पियर के पास ही सारे पावर्स थे। हालांकि ही वॉज इलेक्टेड बाय पीपल, लेकिन सारा पावर तो इसके पास ही था, वो ही सब करता धरता था। तो इससे बहुत क्लियर हो गया था कि डिविजन, शेयरिंग एंड डिविजन ऑफ पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बेटर और ऐसा क्रेजी फैनेटिक गवर्नमेंट ना हो जो जब चाहे जो कर दे, कैसे भी एक्सट्रीम मेजर्स ले ले, इसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि शेयरिंग और डिवीजन ऑफ पावर हो सके। तो अब इन्होंने 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए, जैसे इंडिया में 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल है। लेजिस्लेटिव काउंसिल से क्या मतलब है, लॉ फॉर्मिंग बॉडी। तो यार लॉ जो भी बना रहा है वो खुद में ही क्या हो गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल 1, लेजिस्लेटिव काउंसिल 2, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनते हैं। ठीक है, तो अब ये अपॉइंट की जाती है। अब ये दोनों काउंसिल मिलकर के एक और ग्रुप बनाती है। ठीक है, ये दोनों काउंसिल मिलकर के एक और ग्रुप बनाती है 5 मेंबर्स की।
जो थे आपके एग्जीक्यूटिव्स, यानी कि ऐसा समझो कि मिनिस्टर्स हैं ये, और मिनिस्टर्स ने आईएएस आईपीएस को, आईएएस वगैरह को बनाया, पॉलिसी मेकर्स, एग्जीक्यूटिव्स को। ये 5 मेंबर्स थे और इनका ही नाम रखा डायरेक्टरी, क्योंकि ये डायरेक्ट करते सारे रूल वगैरह, लॉज को। तो ये डायरेक्टरी बनी 5 मेंबर्स की। ये 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बने। अब ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया पावर। पंगा क्या हो गया कि ये डायरेक्टरी ये काउंसिल से ही भिड़ते रह गई हमेशा। आने वाले दिनों में इन्होंने पावर डिवाइड किया सोच करके कि हाँ चलो सब स्टेबल होगा, उल्टा पड़ जाता है। ये डायरेक्टरी और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में दोस्ती नहीं होती है, ये आपस में ही लड़ते रह जाते हैं। अब ये दोनों आपस में लड़ते रह जाएंगे तो ना रूल्स बनेंगे, ना एग्जीक्यूट होंगे, और क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बहुत इधर उधर डामाडोल। और यही हुआ। इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है कि डायरेक्टरी की वजह से एक जगह बन जाती है। डायरेक्टरी इस गवर्नमेंट का नाम है, गाइस अंडरस्टैंड। जो नया रूल बना है, जैसे कन्वेंशन मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के गवर्नमेंट को कह रहे हैं, अब जो नया गवर्नमेंट बना है उसका नाम भी डायरेक्टरी है, वेयर एज उसका स्ट्रक्चर क्या है, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल, 1 डायरेक्टरी, 5 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का ग्रुप, बट दिस एंटायर गवर्नमेंट इज इन इटसेल्फ नोन एज डायरेक्टरी एज वेल। अब ये डायरेक्टरी गवर्नमेंट इतनी अनस्टेबल है, इतनी डामाडोल है कि फ्रांस की हालत ख़राब है, उसमें कोई भी बाहर से इन्वेड कर सकता है, और करता है। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट, एक मिलिट्री डिक्टेटर है वो, इटली से चलता हुआ आ रहा है। पता चलता है फ्रांस की इस हालत के बारे में, उसे परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है, लगती है, और वो आ जाता है यहाँ कब्जा करने, और वो कर लेगा कब्जा। फ्रांस पे कब्जा करके उनकी रिपब्लिक स्टेटस को ख़त्म करके अपने आप को एम्परर बनाएगा। एंड में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम नेपोलियन के बारे में। तो 1793 से 1794 के पीरियड को क्या कहते हैं? अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन, रीन ऑफ टेरर, या फ्रेंच रिवोल्यूशन? नीचे कमेंट सेक्शन में आपको देना है जवाब। आप थोड़ा सा देख लेते हैं औरतों की लाइफ के बारे में। औरतों की लाइफ रिवोल्यूशन के वक्त कैसी थी, रिवोल्यूशन के पहले कैसी थी? रिवोल्यूशन के पहले यार, वन थिंग वी क्लियरली अंडरस्टैंड दैट दे वर डेफिनेटली नॉट गिवन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी और रिकग्निशन इन द सोसाइटी। बिल्कुल बराबरी से उनको ट्रीट नहीं किया जा रहा था। हालांकि ऐसा नहीं था कि वो कुछ भी नहीं करती थी, घर पे बैठकर होम मेकर थी। उनको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भले नहीं दी जा रही थी, लेकिन वो काम किया करती थी, स्पेशली फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज, जो गरीब घर के थे, क्योंकि एक जने की कमाई से वहाँ पे नहीं होता था, 2 जनों को काम करना पड़ता था। अब क्योंकि ये औरतें पढ़ी लिखी नहीं थी, पढ़ाई लिखी उस वक्त नोबल एलीट फैमिलीज़ की लड़कियाँ ही किया करती थी, तो ये मीनियल जॉब्स करती थी। सिलाई का काम, घर में झाड़ू पोछा, बर्तन का काम, शॉपकीपर का काम, सब्जी बेचने का काम, फल बेचने का, फ्लावर्स बेचने का, ऐसे सारे मीनियल जॉब्स, मतलब छोटे जॉब्स जिसमें कम पैसे मिलते हों, ऐसे जॉब्स करती थी। तो रिवोल्यूशन में तो बहुत एक्टिव रही हैं। जो थर्ड स्टेट की औरतें थी, सीमस्ट्रेस, लॉन्ड्रेस, डोमेस्टिक सर्वेंट्स की तरह काम भी करती रहीं, क्योंकि ज़रूरत थी फैमिली को सपोर्ट करने की। इनके पास एजुकेशन का एक्सेस नहीं था, ना जॉब की ट्रेनिंग थी, तो ऐसे सारे ही काम वो कर पाती थी। पढ़ने के लिए कॉन्वेंट सिर्फ रिच फैमिलीज़ की लड़कियां ही जा पाती थी। हालांकि औरतों ने कोई कमी नहीं छोड़ी, अपनी पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, न्यूज़पेपर्स अपने लिखे, ठीक है। लगभग 60 विमेंस क्लब्स इमर्ज्ड इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़। उनमें से बहुत फेमस थे सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन, ये कुछ फेमस थे। अब ये क्लब्स क्यों बना रही हैं, क्यों लड़ रही हैं? Women understood that they were not considered as an equal in the society. In order to get that equality, political empowerment was very important. तो सोशल इक्वालिटी पाने के लिए पॉलिटिकली एम्पावर्ड होना बहुत बहुत ज़रूरी था, और इसीलिए इतनी इनकी लड़ाइयाँ चल रही थी कि हमको भी वोटिंग राइट्स दो, हमें भी इलेक्शन में खड़ा होने दो। पॉलिटिकल इक्वालिटी आ जाने के बाद इनके लिए ये सारी चीज़ों पे लड़ना बड़ा आसान हो जाता, अपने आप को एक इक्वल इंडिविजुअल की तरह स्टैब्लिश करना बड़ा आसान हो जाता। इनकी डिमांड बहुत सिंपल थी, वोटिंग राइट्स चाहिए, जैसे मर्दों को दिए वैसे हमें दो। तुमने पहले नॉन प्रॉपर्टीड मैन को भी तो नहीं दिए थे, पर दिए ना, फिर हमें भी दे दो। हालांकि उन्हें बहुत उम्मीद थी कि नेशनल असेंबली पहली बार, क्योंकि मोनार्की के बाद कुछ आ रहा था, जो लोगों के हित में सोचता वो कुछ करता, पर उनका दिल बहुत टूट गया जब पैसिव सिटीजन्स उन्हें बना दिया जाता है। तो राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड इन असेंबली और पॉलिटिकल ऑफिस अपना बना पाना, इसके लिए अब इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है।
और ये कॉन्टिन्यूसली लड़ते ही रहते हैं, आवाज़ उठाते ही रहते हैं। मिलती नहीं है वैसे वो आज़ादी, बट द गुड थिंग इज़ कि जब ये रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बाद उनको पैसिव सिटीजन भले बना दिया हो, ठीक है, बराबरी का दर्जा नहीं दिया, वोटिंग राइट्स नहीं दी, बट ये रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया, ऐसा नहीं है। उन्होंने कुछ ऐसे लॉज बनाए जिससे बहुत ज़्यादा हालत सुधर गई औरतों की सोसाइटी में। उन्होंने हर एक औरत के लिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेट एंड क्लास एजुकेशन कंपलसरी कर दिया कि सब पढ़ेंगे। औरतें पढ़ेंगी तो काम भी बेटर करेंगी, इवॉल्व होंगी, ज़्यादा बेटर नॉलेजेबल होंगी, ज़्यादा बेटर उनकी रीच हो पाएगी सोसाइटी में। उसके बाद उन्होंने बोला मैरिज जो है एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह, एक अग्रीमेंट है। पहले के माँ बाप फोर्स कर देते थे बच्चियों को कि शादी कर लो, फैमिली पे प्रेशर है ये वो। अब एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें औरतें अपनी मर्जी से ही घुस सकती थी, उनके फादर उनको फोर्स नहीं कर सकते थे, फ्रीली घुसती, रजिस्टर करती लॉ के हिसाब से। डिवोर्स भी पहले लीगल नहीं था और वो भी सिर्फ मर्द ले सकता था, औरत नहीं। अब वो चेंज कर दिया गया, लीगल भी बनाया गया और दोनों मर्द और औरत ले सकते थे, सिर्फ मर्द को ये नहीं दिया गया। एंड विमेन बिकॉज ऑफ एजुकेशन कुड नाउ ऑल्सो ट्रेन फॉर जॉब्स, और अब छोटा बिजनेस चला सकती थी, आर्टिस्ट बन सकती थी, बेटर जॉब्स दे कुड डू नाउ। वी अंडरस्टैंड कि उनकी इक्वल राइट की स्ट्रगल चलती रही डिस्पाइट ऑफ ऑल द रिप्रेशन। नेशनल असेंबली वाले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के टाइम पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जब कन्वेंशन गवर्नमेंट यानी कि रीन ऑफ टेरर शुरू हुआ, इन क्लब्स को, विमेन की और पॉलिटिकल सारे ग्रुप्स को, एक्टिविटीज़ को बैन कर दिया गया और इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। और अगर कोई फिर भी कैरी फॉरवर्ड करता रहा तो ट्रीजन के नाम पे उनको एग्जीक्यूट भी कर दिया जा रहा था अंडर द रीन ऑफ टेरर। और वहीं पे एक नाम आता है ओलंपे दे गू का भी, ठीक है। तो ये वोटिंग राइट्स और इक्वल वेजेस की मूवमेंट, बेचारी औरतें 200 साल तक, मतलब 1789 के बाद से जो चली वो चलती गई 1946 तक। ये 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी पूरी इंटरनेशनल सफरेज और इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए चली लड़ाई। फाइनली रिजल्ट इन्हें मिलता है 1946 में, सारी एक्टिविटीज़ फुलफिल होकर के वोटिंग राइट्स मिल जाती हैं। अब बात करते हैं सिमिलरली स्लेव ट्रेड की। बच्चे ऐसा था कि इस वक्त बहुत ज़्यादा प्लांटेशंस होती थी, है ना, अलग अलग शुगर की, कॉफ़ी की, और ये सब बहुत लेबर इंटेंसिव प्लांटेशंस है। और यही इन प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग करके फ्रांस जैसे यूरोप के बाकी कंट्रीज़ जो है रिच हो रही थी। अभी प्लांटेशन फ्रांस में ही नहीं होती थी, ये दूर दूर जगह पे होती थी जहाँ पे बढ़िया एरिया है, उस जगह को कोलोनाइज करके उसको कब्जे में लेकर के वहाँ पे ये ग्रोथ करते थे इन चीज़ों की। अब यहाँ पे इनके अपने लोग जाने को तैयार नहीं थे और इतना काम था कि ये उन पे ज़्यादती करते भी नहीं थे। इन्होंने रियलाइज़ किया कि अफ्रीका एक परफेक्ट जगह है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग मेन एंड वुमेन कुड बी फाउंड, और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे उनको बिल्कुल लाइफ की वैल्यू बिल्कुल एनिमल पे रिड्यूस कर दी, वैसे ही ट्रीट करना शुरू कर दिया। तो जैकबिन क्लब ने स्लेवरी एक्चुअली हटाई थी, उसके पहले ना नेशनल असेंबली ने हटाई थी, ना कुछ किया था उसके बारे में। सैडली इनफ नेपोलियन जब वापस आता है तो रीस्टैब्लिश कर देता है। तो कैरेबियन में कई कॉलोनीज थी आपकी, जैसे सैन डामिएगो, ये सब जहाँ पे टोबैको इंडिको ये सब ग्रो करते थे, वहाँ पे यूरोपियन को लेबर्स की कमी थी। तो एक ट्रेड चालू हुआ यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में। अमेरिका आपका कैरेबियन साइड पे हो गया, यूरोप। तो क्या होता था, प्रोडक्शन अमेरिका में हो रहा है, यहाँ लेबर भेजना है, प्रोडक्शन किसका है, यूरोप का है, और लोग कहाँ से आ रहे, स्लेव्स अफ्रीका से, इसलिए ट्रायंगुलर ट्रेड था। सो फ्रेंच मर्चेंट्स क्या करते थे, वहाँ पे लोकल चीफटेन्स थे, लीडर्स आ गए थे अफ्रीका में कि हाँ हम बेचेंगे, पैसे कमाएंगे, लोगों को बेच रहे हैं। तो लोगों को उठा करके शिप्स में बिल्कुल जानवरों की तरह भर दिया जाता था प्लांटेशन ओनर्स के पास जाने के लिए। 3 महीने के लिए शिप में बिल्कुल कोचे भरे पड़े रहते थे, वहाँ पे जाकर के यूरोपियन मार्केट में बेच दिए जाते थे अलग अलग प्लांटेशन ओनर्स को, उनको प्लांटेशन भेजते थे और जम कर काम कराते थे। 17th सेंचुरी में शुरू हुआ था ये, बोर्डो नांटेस जैसे पोर्ट्स के पास से। इन सारे जगह की प्रॉस्पेरिटी का क्रेडिट सीधा सीधा इन स्लेव्स को दिया जा सकता है। कई चेंजेस हुए फ्रांस में 1789 के बाद।
रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने कोशिश भी की कि आज़ादी दे सके, क्योंकि वो चाहते थे कि लिबर्टी और इक्वालिटी सबको दे। लेकिन नेशनल असेंबली में कई सारे ऐसे लोग थे जो एक्चुअली स्लेव ट्रेड की वजह से ही रिच हो पाए थे, तो उसको कम्प्लीटली अबॉलिश कर पाना डिफ़िकल्ट था, ठीक है, इसलिए उन्होंने नहीं किया। फिर आपका कन्वेंशनल गवर्नमेंट करती है, लेकिन नेपोलियन वापस आके रीस्टैब्लिश कर देता है, और फिर 1854 जाके, मतलब बहुत टाइम के बाद अबॉलिशमेंट होती है स्लेवरी की। आई थिंक वो पॉइंट यहाँ पे नहीं लगा है ना। रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट पास करती है लॉ, आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी वगैरह की, बट वो इम्प्लीमेंट पूरी तरीके से हालांकि नहीं होती है। अच्छा, हाँ, चलो। अब ऐसा है कि हमें पता है कि बहुत लिमिटेशंस, बहुत सेंसरशिप्स थे लोगों के ऊपर। अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पास किया जाता है जब बैस्टाइल की स्टॉर्मिंग होती है। पुराने वक्त में क्या होता था, आप क्या प्रिंट कर रहे हो, क्या पहुंचाना चाहते हो, क्या लिख रहे हो, क्या बोल रहे हो, हर एक चीज़ को पास कराना होता था, हर एक चीज़ को मॉनिटर कराना होता था। यहाँ पे ओल्ड रेजीम से वो चेंजेस आ जाती हैं, रिटन मटेरियल, कल्चरल एक्टिविटीज़, ये सब कुछ पहले सिर्फ राजा की मर्जी से और उनके लोगों की मर्जी से, उनके सेंसरशिप से, लिमिटेशन से, रूल रेगुलेशन से चलती थी। अब डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन की वजह से फ्रीडम थी, फंडामेंटल राइट्स थे, स्पीच के, एक्सप्रेशन के, सारे चीज़ों के। तो अब न्यूज़पेपर, पैम्फलेट्स, बुक्स, सब कुछ फ्रांस में फ्रीली दिखने लगे, हर एक थॉट के लोग आने लग गए, ठीक है। अब कोई जो भी कहना चाहे लिबर्टी के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में कह सकता था, गाने बजा सकता था, प्लेज लिख सकता था, प्रोसेशंस निकाल सकता था, और इसकी वजह से पॉलिटिकल आइडियाज़ और सबके अराउंड लोग अब एक्सप्रेसिव हो गए, ज़्यादा खुले तरीके से बोलने लगे। अब डायरेक्टरी गवर्नमेंट की कहानी तो हमने सुनी ली है, तो हमें पता ही है कि उन्होंने क्या किया था। तो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट थे, इटली की तरफ से आता है एक डिक्टेटर मिलिट्री, और अपने आप को एम्परर बना देता है फ्रांस का, रिपब्लिक स्टेट को डिस्ट्रॉय करके। फ्रांस के फिर आसपास के सारे यूरोपियन कंट्रीज़ को भी कॉन्कर करने लगता है विद द आइडिया टू ग्रो मोर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। तो जितनी भी आसपास की डायनेस्टीज़ थी, किंगडम्स थी, क्योंकि वो कई सालों से रूल कर रही थी, उनको खतरा महसूस होता है, उनको नेपोलियन पसंद नहीं आता। क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ोगे। वो ही बिलीव्ड ही वाज अ मॉडर्नाइजर, और लोग बहुत शुरू में सेलिब्रेट भी कर रहे थे उनके आर्मी को, बहुत ज़्यादा, मतलब हाँ, ब्रिंगर्स ऑफ फ्रीडम की तरह देखा जा रहा था कि ये झंडा लहरा रहे हैं फ्रीडम का। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने रियलाइज़ किया कि ये पूरा हीरो नहीं है, थोड़ा विलन भी है। उन्होंने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज कर दिया, बर्थ प्रिविलेजेस को हटा दिया, फ्यूडल सिस्टम, सर्फडम, एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत ही ज़्यादा सेट कर दिया, बहुत ऐसे रूल्स रेगुलेशन, प्राइवेट प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कर दी, यूनिफॉर्म सिस्टम ला दिया। पहले क्या होता था कि मान लो महाराष्ट्र में केजी के हिसाब से वेट कर रहे हैं, यहाँ पे पाउंड्स के हिसाब से, कहीं पे किसी और हिसाब से, अब तुम कन्वर्ट करते रहो, ट्रेडिंग बहुत मुश्किल। तो हर एक यूनिट जो है एक देश में हर स्टेट के लिए सेम होगी, केजी है तो केजी, किलोमीटर है तो किलोमीटर, लीटर है तो लीटर, ऐसा यूनिफॉर्मिटी ला दिया था। करेंसी पहले अलग हुआ करती थी, अलग अलग स्टेट्स में सेम कंट्री के, और हर बार कन्वर्ट करो, टैक्स पे करो, लगेगा क्या तुम्हें कि तुम एक ही स्टेट का हिस्सा हो। तो वो सारी चेंजेस इन्होंने कर दी थी, इसलिए काफ़ी सेलिब्रेट हुआ। तो पहले लिबरेटर की तरह देखा गया, लेकिन बाद में लोग इन्वेडर ही मानने लग गए, क्योंकि इसने भी बहुत टैक्सेस लगाए, ज़बरदस्ती लोगों को आर्मी में आने कह रहा था, या फिर आपके सेंसरशिप्स, लिमिटेशंस इम्पोज कर दिए, बिकॉज एट द एंड ही वाज एन ऑटोक्रेट। तो और प्लस आसपास के लोग तो बहुत ही दुखी थे, क्योंकि वो डायनेस्टीज़ पे कब्जा कर रहा था ये। तो ही वाज डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815। हाउएवर जो मेजर्स इसने लिए थे उसकी काफ़ी ज़्यादा लास्टिंग आप देख सकते हो इफेक्ट्स। So who was defeated at the Battle of Waterloo? Louis XVI, Robespierre or Napoleon? This is the last quiz question of this session. अब एवरीडे लाइफ की अगर बात करें तो यार, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी इज द लेगेसी दैट हैज़ बीन लेफ्ट बाय फ्रेंच रिवोल्यूशन. They spread from France to the rest of Europe in 19th century, leading to abolition of the feudal system, and it's something that people lived by, not just in France but even in countries where जहाँ पे मोनार्की थी, एब्सोल्यूट मोनार्की थी, जहाँ पे कोलोनाइजेशन थी, पूरी यूरोप में ही नहीं, पूरे फ्रांस में ही नहीं, पूरी दुनिया में. इंडिया ऑल्सो गॉट ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रिवोल्यूशन, जैसे कि टीपू सुल्तान, राम मोहन रॉय, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे.
So quickly summarizing the whole chapter. फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में होता है. सोसाइटी 3 हिस्सों में बटी होती है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेट. पहले 2 स्टेट जो हैं वो आपके प्रिविलेज्ड होते हैं. जो थर्ड स्टेट है दैट इज़ व्हाट इज़ बेसिकली पेइंग द टैक्सेस. तो सारा बर्डन हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट पे आ जाता है. नाउ कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वी अंडरस्टैंड कि यही था, सोशल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, पॉलिटिकल कॉज. सोशल कॉज इज़ द डिस्पैरिटी. इकोनॉमिक कॉज वही है, आपको पता ही है कि ट्रेजरी खाली था, टैक्सेस बढ़ाने की बात हो रही है, सारा बर्डन वैसे ही थर्ड स्टेट पे है. पॉलिटिकल कॉज यही सारी चीज़, ठीक है. मिडिल क्लास ग्रो करने लग जाती है, ट्रेडिंग बढ़ने लग जाता है. तो अब एक ऐसा सेक्शन फॉर्म होता है थर्ड स्टेट से ही जिनके पास पैसे आ रहे हैं, एक्सेस टू एजुकेशन आ रहा है. फिलोसफर्स और उनके जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन में रोल प्ले करते हैं. कोई लीडर नहीं है सच, फिलोसफर्स ही ज़्यादा इंस्पायर करते हैं सबको. आउटब्रेक होता है रेवोल्यूशन का. फ्रांस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाती है, अबॉलिश करती है मोनार्की और रिपब्लिक बनती है. फिर कन्वेंशन का रूल आता है, रीन ऑफ टेरर होता है. ये 1 साल में ही इनको कन्विक्ट करके डायरेक्टरी का रूल लाया जाता है. बहुत इनस्टेबल, लेजिस्लेटिव काउंसिल और डायरेक्टरी के बीच में हमेशा भसड़ चल रही होती है. तो नेपोलियन के लिए जो है रास्ता आराम से खुल जाता है. वुमेन का रेवोल्यूशन हमने डिस्कस कर लिया, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी और स्लेव ट्रेड डिस्कस कर लिया है. जो रेवोल्यूशन की पीछे एवरीडे लाइफ लेगेसी रह जाती है वो देख लिया, और राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे भी हमने किया डिस्कस. तो आपको ये क्लासेस और डिटेल में अटेंड करनी है तो आप बस आ जाओ इम्बाइब के ऐप पे, ठीक है. आप देख सकते हो नाजिज़म शुरू करने वाली हूँ मैं, या 9 CBSE आप अपना ज़रूर इंश्योर कर लेना. फ्री है ये क्लासेस बिल्कुल, ऐप हो या वेबसाइट. लर्न पे जब जाओगे और सोशल साइंस सेलेक्ट करोगे तो आप देख पाओगे. ये देखोगे कुछ सेशन है जो आने वाले हैं मेरे अभी, ठीक है. नाजिज़म शुरू करने वाले हैं हम, तो रजिस्टर कर लो. आपको कुछ भी नहीं करना है. ये देखो ऐसे करके सिर्फ आपको रजिस्टर करना होता है. ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट रजिस्टर योर सेल्फ लाइक दिस, ठीक है. तो रजिस्टर कर लीजिए. कुछ एक्टिविटीज़ भी आपको यहाँ पे मिलेंगी, उसको एक्सप्लोर करो. एंड डो नॉट फॉरगेट टू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल. सो यहाँ पे ही हम आपसे डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं. देयर इज़ अ लॉट टू गेज फ्रॉम हियर. दैट्स वन पॉइंट वेयर वी आर डायरेक्टली कनेक्टेड विथ यू एट इम्बाइब. सो प्लीज़ मेक श्योर, ये लिंक है, ये QR कोड है. So I hope that this session was helpful for you. I'll see you guys very soon. Till the next time, stay connected. Do not forget to like and share the video, and do tell me in the comment section about all the quiz question answers. I'll pin it in a day. एक दिन मैं आपको दूंगी आंसर्स यहाँ पे लिखने के लिए, फिर आप उसको बाद में वेरीफाई कर सकते हो. And make sure that you take care of yourself and your loved ones. Till the next time we see each other. Bye bye. Hasta la vista. Ciao. And do not forget to keep imbibing. Keep imbibing. We believe in you.